क्लासमेट है। इन्होंने जो पेंटिंग किया इनके पेंटिंग के बारे में आज हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस थीम पर या किस विषय को लेकर काम किया है। और ये जो फिगर इनका बनाने का तरीका है उस स्टाइल को हम देख करके इनके फिगर को ज़्यादा डिटेल से समझ नहीं पाएंगे, मगर इनसे हम खुद पूछ लेते हैं एक बार कि आपने जो पेंटिंग बनाया है इसमें किस चीज़ को बेस माना है या फिर किस तरीके से या फिर क्या दिखाना चाहती है इस पेंटिंग। हमको थोड़ा बताइए अच्छे से सभी पेंटिंग के बारे में, अपने थीम के बारे में। मेरा जो टॉपिक है वो है द जर्नी ऑफ हार्डशिप अ फाइट ऑफ आवर थॉट। कि हम लोग जो है अपना खुद का जो सेल्फ स्ट्रगल होता है, खुद के थॉट का जो स्ट्रगल होता है, हम लोग जो मतलब बेसिकली जो हम लोग ओवर थिंक करते हैं, कंटिन्यूस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और खुद के थॉट से बंध जाना और कहीं ना कहीं उससे ना निकल पाना, और कहीं ना कहीं जो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके मेंटल प्रॉब्लम से, इसमें मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कई मेंटली इश्यूज जो होते हैं ना अभी लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं। और इसमें वुमेन को मैंने खास करके लिया क्योंकि इससे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ, और उसमें एक एगनी, एक डिस्कस, एक इश्यूज़, और जो जिस तरह से वो बंधा हुआ है बॉडी में, वो दिखा रहा है कि उसका बंधा हुआ जो खुद का थॉट है ना, वो अपने थॉट से बंधे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो हम लोग का मेंटल इश्यूज़ होते हैं ना, उसमें हम लोग को कहीं बॉडी इश्यूज़ भी होते हैं, मतलब फिजिकल पेन भी हम लोग फील कर सकते हैं उसमें। तो मैं ओवरऑल ये दिखा रही हूँ। प्लस जो हैं विकास कुमार चौधरी जो हमारे भैया हैं, ये काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। और ये अब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो काम इन्होंने किया है अब तक बनारस के ऊपर काम किया है, मगर फिर भी उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग, कलर का एक अलग वैल्यू है, फिगर का अलग वैल्यू है, इनके क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने का अलग तरीका है। तो इन्हीं से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आपने इस तरीके से पेंटिंग को क्यों प्रेजेंट किया है, आपके पेंटिंग का थीम क्या है। जैसे मेरे पेंटिंग का थीम हमेशा काशी रहा है, मैंने काशी को रिप्रेजेंट किया है। ये जैसे मैंने काशी को आप जानते हैं कि बहुत एंशिएंट है, पुराना है, बहुत प्राचीन है, और प्राचीन है प्लस में मतलब इकलौता भारत का ऐसा शहर है जो अभी तक मतलब बसा हुआ है, सबसे पुराना शहर। तो मैंने ये बट ब्रिज बनाया है, उसके लतर मतलब इतने मजबूत होते हैं कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब काशी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मतलब काशी भी पुराना है और अभी तक मतलब जितने पुराना होते जाएगा, जितने जड़ें निकलती जाएंगे और वो अच्छा मजबूत हो जाएगा। और काशी शिव की नगरी है जैसा आप जानते हैं, और ये जो मंदिर वगैरह घाट वगैरह बनाया है, और ये मतलब शिव से रिलेटेड है, और वो नंदी है उनका त्रिशूल का मैंने कंपोजिशन। ये एक कैनवास पे काशी, वैसे अलग अलग कैनवास पे काशी को अलग अलग तरीके से से रिप्रेजेंट किया है। जैसे इस पर मैंने बनाया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जब से मैंने एडमिशन लिया है। तो जैसे बनारस के ऊपर मेरा क्यूरियोसिटी मतलब जब से यहाँ पे आया तो कुछ देखते ऐसा होता है ना कि बहुत दिन से रह रहे हैं तो थोड़ा जुड़ाव हो जाता है, इफेक्ट पड़ ही जाता है। तो उसको मैंने लगाव हो गया BHU से, तो थोड़ा मैंने उसको कैसे बनारस में आया और विश्व कला संकाय में कैसे एडमिशन लिया, मैंने ये भी बनाया है। ये भी कहीं ना कहीं काशी ही है। काशी है, और ये है सर्व विद्या की राजधानी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा सौभाग्य मिला है हम लोग को। मैंने इनको बनाया है सरस्वती जी को, और इसमें भी वही दिखाया मैंने। प्राचीन काशी को माना जाता है ऐसा ना कि वो शंकर जी के त्रिशूल के नोक पे बैठा मतलब टिका हुआ है। तो मैंने ये नोक पे वो घाट मैंने मंदिर घाट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो काशी को ही रिप्रेजेंट किया है, और उसकी रक्षा शेषनाग कर रहे हैं। मतलब जो थॉट है, जो चीज़ें मिथकी कहानियाँ हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपसे सीखने को मिला। और ये वट ब्रिज है उसी का मतलब जो काशी को कितना स्ट्रॉन्ग है वो दिखाता है। और ये सब टेक्चर है जो वो घाट से रिलेटेड है, घाट का है मंदिर। और ये जो गंगा बह रही है, शिव के जटाओं से बहने वाली गंगा, हाँ, वो काशी में भी बह रही है ना, तो थोड़ा शंकर जी पे इफेक्ट आना चाहिए। क्या बात है। तो कितने मतलब बड़ी चीज़ को एक छोटे से कैनवास पे कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, इनसे हम सब। अब देखिए, इसमें बनारस इतना बड़ा शहर वो है, इसमें हमारी श्रद्धा वो है, इसमें हमारी जड़ें जो जुड़ी हुई हैं उस श्रद्धा से, काशी से वो हैं। मतलब एक कैनवास पर पूरे बनारस, पूरे काशी को रिप्रेजेंट कर देना, वो हम विकास भैया से जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, थैंक यू सो मच। पूछते हैं इनकी कला के बारे में। तो अखिल जी बताइए अपनी कला के बारे में। तो सबसे पहले मेरा नाम अखिल यादव है, और मैंने अपने जो भी काम किया वो बेसिकली इसका टॉपिक मैंने दिया है गंगा घाट जीवन और मृत्यु। जैसे गंगा और घाट
हैं, उसी तरह जीवन और मृत्यु है। जिस तरह से गंगा और घाट दोनों आपस में लगी हुए हैं साथ में, उसी तरह जीवन और मृत्यु दोनों साथ में हमेशा चलता रहता है। तो हमारा भी जो जन्म हुआ है बनारस में ही हुआ है और मैं बनारस से ही हूँ, और मैं बनारस के चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसको मैंने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। और ये सारी चीज़ें जो भी इसकी थॉट है, जो भी इसकी पेंटिंग के क्रिएशन है, वो मेरे खुद का द्वारा अनुभव किया गया है। और मैंने जो भी अपने लाइफ में अनुभव किया उसी चीज़ को कैनवास पे उतारा, और जो भी कैनवास पे उतारा है वो डेथ को लेकर के है कि गंगा एक तरीके से निरंतर बहती रहती है, उसी के साइड में घाट लगा है। घाट एक हरिश्चंद्र, एक मणिकर्णिका। जिस तरह मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र पे घाट एक जीवनदायिनी गंगा है जो जीवन देती है, मगर जस्ट उसी के बगल में मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है जो जीवन भस्म करता है, पूरे लाइफ को समाप्त करता है। तो उन दोनों के एक निगेटिव पॉजिटिव या बोल सकते हैं एक जस्ट अपोजिट वाले चीज़ों को मैंने अपने पेंटिंग पे प्रेजेंट किया है, वैसे जैसे जीवन और मृत्यु। इसमें मैंने अभी मेरा ये जो वर्क है पूरा ओवरऑल एक सीरीज वर्क है, और इसमें मैंने अपने स्वयं के एक काफ़ी जो रिलेटिव मेरे हैं उनके लाइफ को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें एक पूरा सीरीज वर्क है जिसका पहला सीरीज का वर्क ये है, और सेकेंड वाला वो है, और थर्ड इधर है, और फोर्थ इधर। तो इसमें एक एक करके जो घटनाएं होती गई हैं उस घटनाओं को मैंने अपने कैनवास पर प्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो भी इसमें सीन है नीचे वाले पेंटिंग में, तो इसमें मैंने दिखाया कि एक इंसान जिंदा रहता है तब से लेकर अपने जीवन के अंत तक कहीं ना कहीं अपने अर्थी या फिर अपने जो डेथ वाली चीज़ें उसको साथ लेकर चलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा लोटा होगा, ये लोटा पानी पीने वाला लोटा है, मगर यही पानी पीने वाला लोटा कब अर्थी वाले घड़े में बदल जाए कोई जानता नहीं। तो इसको मैंने इसमें अपने थॉट से प्रेजेंट किया है। तो इसमें क्या है कि जो भी पेंटिंग है उसको देखने का मेरा पर्सनल एक नज़रिया है, बाकी जो व्यूवर्स हैं उनका देखने का अलग नज़रिया है। इस वाले पेंटिंग में आपने क्या दिखाया है? तो इस पेंटिंग में मैंने इसका टाइटल दिया सेरेमनी। इसमें भी जस्ट वही दो अपोजिट चीज़ें एक साथ चल रही है। एक तरफ डेथ होने के बाद जब लोगों को घाट पर जलाने के लिए ले जाया जाता है तो उसके पहले उनके बॉडी पर पूरे अच्छे से घी लगाया जाता है, देसी घी लगाया जाता है और पानी से नहलाया जाता है। तो उसको मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है, जो कि इसको मैंने सेरेमनी का नाम दिया है, क्योंकि ये सेरेमनी जैसे आम लोगों के नज़रिए में ये एक मृत्यु है कि ये तो अच्छा नहीं है, मगर ये एक सेरेमनी है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होने का उत्सव है। इधर इस साइड पे शोक मनाया जा रहा है, मगर इस साइड पे जस्ट उसके उत्सव मनाया जा रहा है कि चलो अब कहीं ना कहीं इनका फिर दोबारा जन्म होने वाला है, ये यहाँ से हट कर अब दूसरे जगह जानेंगे। जो कि हरिश्चंद्र या मणिकर्णिका घाट पर जलाने से पहले के क्रियाक्रम होते हैं उसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। वो भी आप पेड़ में भी देख सकते हैं, एक तरफ ग्रीनेस है और एक तरफ सूखा हुआ, जो कि दिखाता है कि अगर किसी का डेथ होता है तो उसमें लोग मिलकर एक साथ शोक मनाते हैं, मगर उसके जस्ट अपोजिट एक साइड उसके अलग शरीर में प्रवेश करने का उत्सव मनाया जाता है। और इधर की पेंटिंगों के बारे में बताइए क्या है? और ये जो पेंटिंग है इसमें एक आदमी है जो कि घाट पर जाता है किसी को अंतिम संस्कार करने। तो आपने अपनी कला में एक जर्नी को दिखाया है कि इंसान की मृत्यु जो कैसे होती है, तो इंसान के अंदर कैसी भावनाएं होती हैं, उसको आपने अपने कला के माध्यम से बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। आपकी कला वाकई में एक बहुत ही सुंदर कला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप ये बताइए कि आपने जो भी पेंटिंग बनाए हैं तो उसमें आपने जो फिगर इंक्लूड किया है, या फिर हमको पहले आप इससे स्टार्ट करते कि आपने ये थीम क्यों, क्या आपके सब्जेक्ट का विषय क्या है, पेंटिंग का विषय क्या है, और आप इस तरीके से कंपोज क्यों करते हैं आपसे एक तरीके से? सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मेरी पेंटिंग्स में शुरू से ही अब्स्ट्रैक्शन रहा है, अमूर्त कला से मैं प्रभावित रहा हूँ। और अमूर्त कला मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी अभिव्यंजना होती है, और मेरी अभिव्यंजना इस कला में रही है। इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हो मैंने स्वयं के जो मेरी झंझावतें हैं, जो डिप्रेशन हैं, या जो मेरी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, उससे आने वाली जो सैडनेस है उसको मैंने दिखाया है। जैसे अब हम बचपन में एक गेम खेलते थे सांप वाला मोबाइल में, तो सांप क्या करता था, चीज़ों को खाता था और खाने से उसका एक साइज़ बढ़ जाता था, फिर खाता था, वो साइज़ बढ़ता था, और उसका साइज़ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता था कि वो खुद ही मर जाता था एक टाइम पे आके।
तो इसमें भी ऐसे ही सांप की तरह मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाया, वो बढ़ती जा रही है और एक समय पे वो ऐसी आदमी के माइंड पे इतनी हैवी हो जा रही है कि आदमी उससे डिप्रेस होके या तो वो आत्महत्या कर रहा है या वो जो है प्रॉब्लम से उसको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, वो वैसे मर जा रहा है। तो ये एक मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा लोग इससे जो है जूझ रहे हैं डिप्रेशन से। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सोसाइटी को कि जो है मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें ये पूरी पेंटिंग में पूरा सीरीज़ बनाया हूँ और पूरी ये झंझावतें दिखाई गई है। कोई भी पेंटिंग को आप फोकस कर लो, उसमें आपको सैडनेस, वो प्रॉब्लम्स घिरी हुई दिखेंगी। बहुत छोटे छोटे कहीं पे चेहरे दबे हुए दिखेंगे, कहीं पे वो एक दौड़ता हुआ आदमी दिखेगा कि एक प्रॉब्लम से भाग रहा है। कितना भी मैं इस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे जो है बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम मुझे आगे घेरी रही और ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का मरते दम तक इसका कोई अंत नहीं है। और ये बात सच भी है कि इसका प्रॉब्लम्स का कोई समाधान अंत तक नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में खड़ी हो ही जाएगी। तो आपने जो इसमें कलर अप्लाई किया है, उन सभी कलर का अपना एक मतलब होगा, एक वैल्यू होगा, अपना एक मतलब है। आप देख सकते हो, कोई भी पेंटिंग को आप फोकस कर लो, जैसे ये कलर है, ये कलर बिल्कुल एकदम सैडनेस को शो कर रहा है, इसमें बहुत खुशहाली नहीं है। या आप उधर को ये वाली पेंटिंग देखो, आप ये पेंटिंग आप देखोगे, इसमें बाहर खुशहाली है, यहाँ पे बहुत ब्राइट कलर है, खुशहाली दिख रही है, लेकिन बाहर का माहौल खुशहाली है, लेकिन मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सैडनेस में महसूस कर रहा हूँ। इसमें इसलिए मैंने क्या किया है, एक वो सैडनेस वाला कलर जो है ब्रंट साइना और ब्लैक का जो टोन दिया है वो उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो कलर का भी इसमें मैं जो है महत्व रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया है। ये बंगाल फेमाइन हुआ था, जो बंगाल में जो पड़ा था, अकाल पड़ा था, उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के पास राशन था लेकिन वो दे नहीं रहे थे खाने के लिए। इसमें स्थिति हुई कि हमारे ये देश में जो ये मैं वाइट दिखाया हूँ, ये अपने देश के लोगों को दिखाया हूँ। और ये देश की स्थिति मतलब खाने के लिए कुछ नहीं था, कंकाल से था, और ये स्थिति थी उस समय। मैं अंग्रेज़ों को माइंड को दिखाया हूँ कि वो उनका माइंड किस तरह रखा है कि मतलब इंसानों को समझ नहीं पाते थे कि इंसान भी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे जीना चाहिए, ये सब कुछ नहीं उनके मायने थे। तो उनके लिए बस एक था कि मुझे राज करना है। और यहाँ मैंने ये अध्यात्म दिखाया है। अध्यात्म इन द सेंस ये कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको भी दिखाया, लेकिन इसको नकारात्मक कोई नहीं किया हूँ। मतलब जब आपको लगेगा कि मेरी मृत्यु बहुत करीब है तो आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा, वो चीज़ें इसमें थी। मतलब आपने पूरा इतिहास में जो भी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं उनको आपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आपकी कला बहुत ही सुंदर है, आपने अपने भावों से इसको दिखाया है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछते हैं इनकी कला के बारे में। आज की पेंटिंग में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिखाने की कोशिश की है, जिसे हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड हमें वो सारी चीज़ें देती है जो कि हम मांगते हैं उनसे, ठीक है। इसमें हमने दिखाया है जैसे परत दर परत हम अपने सोच को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, उसी तरह ये परत दर परत दिखाती गई है। और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होती जाती है कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। इस वजह से कलर यहाँ ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ लो है। वहाँ तक ये ब्रह्मांड के पहुँचने तक उतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, कि अब ये ब्रह्मांड से मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम कहीं ना कहीं अपना माइंड और यूनिवर्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जो भी चीज़, जो भी वेव भेजते हैं यूनिवर्स में, ठीक है, कि हमें ये चाहिए या हमें ये नहीं चाहिए, यूनिवर्स को नहीं सुनाई देता है। यूनिवर्स नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट की तरह में एक ग्रेविटी की तरह काम करता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे वो नीचे आएगी ही आएगी, ठीक है। तो नहीं सुनाई देने का कारण यही है कि अगर आप फिर बोलते हैं कि आपको लेट नहीं होना है, आपको लेट नहीं होना है, तो यूनिवर्स फिर भी उसको यही सुनाई देगा कि आपको लेट होना है, आपको लेट होना है, तो वो वही देगी और आप लेट हो जाएंगे। फिर इसमें ये है कि हर चीज़ मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है, तो इसमें हम ये दिखाने की कोशिश की है ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल जैसा हम अपनी दुनिया में करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा सेम टू सेम ब्रह्मांड में हो रहा होता है और उसी का दर पर चलता जाता है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए और जो चाहिए हमें यूनिवर्स से वही मांगना चाहिए। थैंक यू। तो आपने इसका टाइटल क्या रखा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। कि मैंने कर्मा डांस पे बनाया है पेंटिंग, जिसमें मैंने पीछे का बैकग्राउंड
पत्तियों का दिया है और आगे मैंने कर्मा डांस को दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो कर्मा संस्कृति है सोनभद्र और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसमें ये लुप्त होते जा रही है। इसमें नए नए जो त्यौहार होते हैं, फसलों की कटाई होती है, उसमें त्योहारों को सेलिब्रेशन के लिए ये सब डांस किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं। इसमें मैंने लेडीज़ को दिखाया है रेड कलर में, ये उनके पोशाक को है, ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। और इसमें मैंने उनके पोशाक को ज़्यादातर किया है कि जिसमें जो इन्होंने ये ऊपर एक बनाया जाता है और इसमें ये मोतियों टाइप की माला का प्रयोग किया जाता है, इसमें ये होता है। और देख सकते हैं कि मेरी पेंटिंग में सब दिखाया जा रहा है। और इसमें मैंने एक ट्रेडिशनल वो दिखाया है। और क्या जिनकी पेंटिंग के बारे में जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है अपनी पेंटिंग में, तो बताइए पेंटिंग में आपने क्या बनाया है? तो हमारा नेचर जो होता है आसपास का, मैंने उसी को खुद से रिलेट करके बनाया है। जब इस टाइम रेनी सीजन चल रहा है तो फिर देखते हैं आसपास बहुत सारे बदलाव होते हैं, पेड़ हैं उसमें नई शाखाएं निकल रही हैं, तो जो कुछ भी आसपास चेंजेस होते हैं हम कहीं ना कहीं उसको खुद से कैसे भी कनेक्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ से, अपने साइकोलॉजी से, अपने कैरेक्टर से। तो मैंने भी अपनी सारी पेंटिंग्स में नेचर से ही खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की है और उन्हीं को बनाया है। और कुछ एक इज़म था बायोमॉर्फिज्म और सेरिलिज्म, मैंने उनसे भी इंस्पायर। ये देखेंगे सेरिलिज्म में एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें जो चलता है हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। इसमें आसपास के नेचर को लेके जो फंगी वगैरह उगते हैं उसको मैंने बनाया है। ये सर्कल ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक आई के रूप में सिंबॉलिक फिगर है। और इधर जो किनारे किनारे वाइट कलर में आपने बनाया है फंगस। अच्छा, तो क्या दिखा रहा है? फंगस जो आसपास बरसात में उगते हैं। मतलब तो उससे आप क्या दिखाना चाह रही हैं वो बताइए। जैसे बरसात होती है, आप देखेंगे परजीवी आसपास ऐसे कई सारे उगाते हैं कि खुद पे नहीं रहते, वो दूसरों के सहारे ऐसे ही उगाते हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। 2 ही दिन का उनका लाइफ साइकिल रहता है मुश्किल से, उसके बाद सूख जाते हैं। ये वही है। इसमें क्या दिखाई है? ये टोटली जैसे मैंने वो पीछे 2 पेंटिंग्स बताई थी, तो वो सेरिलिज्म से मेरा बायोमॉर्फिज्म में आने का प्रोसेस था। उसमें टोटली बायोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट होने लगता है, आपका वर्क नेचर और जूलॉजी से रिलेटेड होता है, लेकिन फॉर्म उसके और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते होते एब्स्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ये उसी प्रोसेस में आते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और मैं BFA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो टॉपिक है ये इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन, एनिमल एंड नेचर से रिलेटेड है, जिसमें कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम इस पेंटिंग में मिडिल पेंटिंग का बात करें तो मिडिल पेंटिंग में हम जब कोई बच्चे का जन्म होता है, जब वो बर्थ होता है तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, उसके बारे में ये पूरी कहानी के रूप में दिखाया गया है। उसी तरह वो जब बच्चा आगे बढ़ता है तो कैसे वो एनिमल्स क्रूएल्टी की तरफ आगे बढ़ता है, उस चीज़ के बारे में दिखाया गया है। अगर हम उसके ऊपर बात करें, जहाँ तक हमें फ़ील हुआ है कि जो एनिमल क्रूएल्टी होता है वो होता है जैसे जब कोई बच्चा होता है वो जाता है जू में जाता है। सबसे पहले जब वो जैसे कि जब भी कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो कहीं जू में जाएगा, सर्कस में जाएगा, वहाँ सबसे पहले वो एनिमल्स को ट्रैप होते हुए देखता है कि कैसे एनिमल्स को ट्रैप करके रखा गया है। फिर उसके बाद ऊपर जो गोट का जो बना हुआ है उसमें जो लाइनिंग्स आए हुए हैं, वो लाइनिंग्स है कि जब जैसे कोई बकरे को मार देते हैं उसके बाद उसका जो खाल होता है उसको ऐसे ही किसी स्ट्रेचर पे स्ट्रेच करके सूखने के लिए रखते हैं। जब वो सूख जाता है तो उससे वो लेदर का सामान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बताता है कि नहीं करना है। ये जो एनिमल है ये नेचर का ही एक पार्ट है, इसको हमें सिक्योर करके रखना है और इनका हमें साथ देना है, इनको प्यार देना है। जितना हम इन्हें प्यार देंगे इतना ही वो हमें वापस भी करते हैं। दूसरी पेंटिंग में जो फर्स्ट पेंटिंग अभी आपके सामने है, इसमें ह्यूमन का साइकिल दिखाया गया है, ह्यूमन साइकिल, कि कैसे सब कुछ उसी ह्यूमन के अंदर है। जैसे फिश भी है, कैट है, नीचे उससे कनेक्टेड चिकन है, उसके बाद ऊपर के साइड हम देखेंगे तो डॉग है, और जो सबसे टॉप पर वो आइज़ बना हुआ है वो इसलिए है कि वो बता रहा है कि कैसे सारा जो ह्यूमन बीइंग है, वो सारे ह्यूमन बीइंग ये सारा कुछ होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सारा कुछ हो रहा है समाज में। तो ये सारा चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए।
जो थर्ड पेंटिंग है इसमें ये फ़िश का शेप दिया गया है और जो ये फ़िश है इसका जो स्विमिंग पोर्शन है उसको कट किया गया है। और उसके बाद भी हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ पानी में डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ पानी में जाएगा तो वो फ्लोट ही करेगा, स्विम ही करेगा। और इसमें जैसे आइज़ बना हुआ है तो वो आइज़ है नवतंत्र कला से लेकर के है कि कैसे नवतंत्र कला में वो जो आइज़ का शेप होता था उसमें वो लोग कुछ न कुछ स्टार का फॉर्म देते थे तंत्र कला से और इससे देते थे। इसी में एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं GR संतोष, उनके काम से भी हम इंस्पायर्ड हैं। और बाकी ये सारा नीचे मेरा लेआउट है। थैंक यू। हमारी अगली आर्टिस्ट नेहा है जो अपने कला के बारे में हम लोगों को बताएंगी। तो नेहा जी बताइए अपने। नाम नेहा है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक इस बार लघु चित्रण है और मैं लघु चित्रण पे 3 वर्ष से प्रयास कर रही हूँ निरंतर। मैंने इस बार बनारस में जो स्थायी रूप से बनारस घाट पे जो लोग रहते हैं और जो श्रद्धालु पर्यटक जो होते हैं वो ईश्वर की ध्यान अवस्था के लिए या मृत्यु की मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनारस में आते हैं, मैंने उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं अपने पेंटिंग में दिखाने का कोशिश किया है। जैसे कि वहाँ के जो पुजारी हैं जो निरंतर वहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ की जो लेडीज़ हैं जैसे कि जो पूजा स्थल पे जो काम करती हैं, फूल बेचने वाली, और यहाँ तक कि मैंने एक ऐसी लेडी को भी बनाया है कि वो उनके पति की डेथ हो गई है और वो कहीं ना कहीं उस चिंतन में अपने भविष्य के प्रति जो चिंता है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने उसमें भाव लाने की कोशिश की है। और जैसे कि ये पेंटिंग है मेरी, इसमें पेंटिंग में परिवर्तन है। तो परिवर्तन ये एक ही परिवार की 3 महिलाएँ हैं जो कि फिर भी इसमें घूंघट का अंतर है क्योंकि ये ननद है, ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है। तो इसमें क्या दिखाया है ये बताइए। ये मेरे सुबह के टाइम पे मैंने जाके ये स्केच किया था। इसमें ये लेडीज़ सावन के टाइम पे सुबह मॉर्निंग में पूजा कर रही थी, मिट्टी का वो बना के शंकर भगवान की मूर्ति। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने भोजपुरी में एक वर्ड कहा कि अब तक जाए के टाइम आ गए बा, तो यही से पूजा मगन में अब लगल बानी का है कि ईश्वर के लगे जाए के बा। तो मैंने इसीलिए इनका मोक्ष नाम दिया कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो और ये सब क्यों बनाई है? ये सब फ्लावर इसलिए मैंने बनाया है कि एक तो उसके साड़ी का प्रिंट भी था कि ये लघु चित्रण से मैं प्रभावित होके, और जब कोई किसी की डेथ या मृत्यु होती है कहीं ना कहीं हम लोग फूल से, या जो ओल्ड लेडी होती हैं चाहे बूढ़े होते हैं, तो हम लोग खुशी से मनाते हैं कि मतलब कि हाँ कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जीवन जी के गए हैं, तो हम लोग फूल वूल चढ़ाते हैं। तो मैंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। और इसमें क्या दिखाया आपने? ये एक पुजारी है जो अपना सुबह से शाम तक बैठ के वहाँ पे पूजा स्थल पे बैठ के पूजा करना, फूल बेचना इत्यादि काम करता है। लेकिन सायंकाल होते ही वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है छतरी लेके। जो आप धूप में जाके वहाँ पे देखेंगे तो छतरी रहती है वहाँ पे, मोस्टली जाके घाट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पुजारी लोग बैठे होते हैं सबके पास छतरी होती है। वो सायंकाल क्या होता है अपनी छतरी उठा के अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो वही सायंकाल का जो दृश्य मैंने उसको दिखाने की कोशिश की। इस वाली पेंटिंग में क्या दिखाया आपने? इसमें मैंने कहीं ना कहीं श्रद्धालु के प्रति श्रद्धा दिखाई है। ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये है कि वहाँ पे वो सच में स्पिरिचुअलिटी को वो महसूस करने आए हैं कि हाँ कि हमें ये बहुत पवित्र स्थल है, हमें पद यात्रा करनी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने दिखाने की ये कोशिश की है कि ऐसे भी श्रद्धालु हैं कि वहाँ पे आके पद यात्रा करते हैं, तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है। मेरा नाम आकांक्षा जायसवाल है, मैं MFA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैंने अपनी पेंटिंग में मतलब सृजन को दिखाया है। सृजन के जरिए मैंने ये दिखाया है कि प्रकृति में जिस प्रकार पौधा एक जन्म लेता है, एक अंकुरित होता है, उसी प्रकार मतलब जो बच्चा है कैसे वो जन्म लेता है और उसकी चीज़ से उसके साथ क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। तो उसके ज़रिए मैंने इस पेंटिंग में मैंने पूरे 9 मंथ के जो लास्ट मंथ होता है उस चीज़ को इस पेंटिंग में मैंने मतलब 9 मंथ का जो लास्ट मंथ है उसमें मतलब मैंने स्ट्रगल दिखाया है मदर का, और यहाँ पे मैंने मिट्टी शेप में दिखाया है बच्चे को, और इसमें से पौधे को अंकुरित होते हुए दिखाया है मैंने।
इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है फिर भी अब छोटे जो बच्चे 9 मंथ के 2 मंथ के 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको भी कितना ज़्यादा खतरा है बाहर के हमारे समाज में, हमारी दुनिया में कितना ज़्यादा खतरा है। वो उनको बाहर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उनके साथ जो घटनाएं घटित हो रही, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा समाज इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उस चीज़ को मैंने इसमें दिखाया है। मैंने इसमें बिंदी का प्रयोग किया है जो कि मातृत्व को दिखाता है। इस पेंटिंग में मैंने एक बेबी के पैर को दिखाया है और एक मदर के पैर को दिखाया है। तो इसमें मैंने बेड़ियाँ भी दिखाई हुई हैं और प्लस उसके साथ माला भी दिखाया हुआ है जो एक श्रद्धांजलि का प्रतीक है। तो इसमें मैंने जो दिखाया है कि जो हमारा समाज है वो एक तरफ तो श्रद्धांजलि तो देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस चीज़ को समझता नहीं है। बस उस समय के लिए बस वो श्रद्धांजलि देता है जिस समय ये चीज़ें उनके साथ घटित होती है महिलाओं के साथ। उसके बाद वो उस चीज़ को भूल जाता है। अगर व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाए तो ये चीज़ें कम हो जाए। जो समाज में दुष्कर्म हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वो चीज़ें कम हो जाए अगर मनुष्य खुद के अंदर बदलाव लाए, अपने नज़रिए को बदले। इसमें भी मैंने उसी चीज़ को, नेचर को ही दिखाया है, बच्चे को लेकर ही दिखाया है इसमें कि हमको उसको सेफ़ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो सेफ़ रहे।